हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज आपको पता ही होगा कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। और हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 जून और 9 जून और 10 जून को होने वाला है, जो कि दो दो शिफ्ट हर एक दिन होंगी, मतलब 6 शिफ्टों में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहाँ पर हम आपको डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, दमदमा से प्राप्त हुए। और दमदमा कहाँ पर है? तो ये दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यह मध्य पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। इसकी खुदाई कब हुई? तो 1982 से 1987 के बीच इसकी खुदाई चालू रही। तो 1982 से 1987 के बीच इसकी खुदाई हुई दमदमा स्थल की। और यहाँ लगभग 41 कब्रें मिली। तो 41 कब्रें कहाँ मिली? तो दमदमा में मिली। तो दमदमा में 5 कब्रों में दो दो शव थे। जो 5 कब्रें ऐसी मिली जिसमें दो दो शव थे, और 35 कब्रें ऐसे मिली जिसमें एक एक शव था। और एक कब्र एक ऐसी मिली जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिले। तो 3 मानव कंकाल एक साथ किस एक कब्र में मिले, जो कि दमदमा में है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी, यानी कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। और लोथल की खोज किसने की? तो एस आर राव ने की, ये भी सही है, तो ये भी सही है। उसके बाद सुरकोटदा की खोज किसने की? तो जेपी जोशी ने की, ये भी सही है। लेकिन जो धोलावीरा की खोज है वो बीके थापड़ ने नहीं की। जो धोलावीरा की खोज बीके थापड़ ने नहीं की, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ये गलत है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो धोलावीरा की खोज की किसने? तो धोलावीरा की खोज 1967-68 के बीच जेपी जोशी, यानी कि जगपति जोशी ने की थी। तो धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 से 68 के बीच की थी। इसकी खुदाई 1990 से 91 में डॉक्टर R.S. बिष्ट ने कराई थी। तो किसने कराई थी? तो R.S. बिष्ट ने कराई थी 1990 से 91 के बीच में। और हड़प्पा का जो 1921 में स्थल खोजा गया दयाराम साहनी द्वारा, 1921 में जो हड़प्पा स्थल खोजा गया वो कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। दूसरा देखते हैं, तो लोथल 1954 में खोजा गया और ये गुजरात में है वर्तमान में, और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मार्टिमर व्हीलर द्वारा दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो मार्टिमर व्हीलर द्वारा दिया गया है। तो आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ये नहीं पता होता कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये नाम किसने दिया? तो वो मार्टिमर व्हीलर। व्हीलर भी याद रखेंगे तो भी आप उसमें सही आंसर कर पाएंगे। तो व्हीलर याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम व्हीलर ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? तो इस भारत का सबसे बड़ा तो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पा पूरा स्थल है। लेकिन यदि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल की बात करें, जो भारत में ना होकर वो कहाँ है? पाकिस्तान में। और वो कौन सा है? तो वो हड़प्पा सबसे बड़ा पूरा स्थल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में हरियाणा में एक राखीगढ़ी स्थान है, यानी कि हरियाणा के हिसार जिले में जो राखीगढ़ी पूरा स्थल है, ये सबसे बड़ा भारत का है। तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और 1969 में सूरज भान द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो 1969 में सूरज भान द्वारा इसकी खोज की गई थी। आलमगीर की बात करें तो आलमगीरपुर मेरठ के यूपी के मेरठ जिले में है और इसकी खोज 1958 में एक यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में मेरठ में आलमगीर जो है इस पूरा स्थल है इसकी खोज की थी। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है वो कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। उसके बाद कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। और लोथल गुजरात में है और 1954 में S.R. राव ने इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या था? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो रत्नाकर रामायण के रचयिता वाल्मीकि का नाम था। तो रत्नाकर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
तो रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई। वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई मूल रूप से वो कौन सी भाषा थी, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। और फारसी अनुवाद किसने कराया था, तो बदायूनी द्वारा किया गया था। तो फारसी का अनुवाद जो किया गया था जो रामायण का, वो बदायूनी द्वारा किया गया था। महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो महाभारत का जो पुराना नाम है, अगर पूछा जाता है तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और इसका जो फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से बदायूनी और नकीब खां ने किया था। बदायूनी और नकीब खां ने रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। इसमें अकबर का भी योगदान बहुत माना गया, क्योंकि अकबर के समय अबुल फजल की जो अध्यक्षता में इसका अनुवाद जो अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग खोला गया था, जो कि अकबर के शासनकाल में खोला गया था। तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट कब खोला गया, तो अकबर के समय अबुल फजल की अध्यक्षता में खोला गया था। आगे बात करें तो पुरुष सूक्त किस वेद के एक मंत्र संग्रह है। तो पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है, तो किस वेद का है, तो ऋग्वेद सही आंसर होगा। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल, ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, जिसमें 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। तो पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना भी वेद है और इसमें 1028 सूक्त हैं। और पुरुष सूक्त या भगवान विष्णु को समर्पित है। और वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख यहीं मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पुरुष सूक्त में मिलता है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, तो होत्र कहलाता है। और सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वयु, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है, तो ये उनको पढ़ने वाले पुजारी हो गए। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। तो किस अधिनियम द्वारा चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। और जो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इसमें चाय और चीन को छोड़कर जो भी एकाधिकार थे व्यापार के कंपनी के पास, उसको समाप्त किया था। लेकिन जब पूर्णतः समाप्त किया, वो चार्टर एक्ट 1833 में किया। ठीक है, तो इसमें लिखा भी होगा मुख्य बदलाव, जैसे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो 1833 के एक्ट में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रशासनिक बदलाव क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1833 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा। और प्रथम जो बंगाल के जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। शिक्षा में इन्होंने चार्टर एक्ट जो 1833 में आया, तो शिक्षा में इन्होंने सुधार किया। तो 1 लाख प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान भी चार्टर एक्ट 1833 में था। 1813 में एक्ट के में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी एकाधिकार समाप्त किए थे, जो कि हमने बताया। लेकिन 1833 में सब कुछ समाप्त कर दिया। 1833 में सब कुछ, सारे एकाधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन जो 1813 आया था, उसमें चाय और चीन को छोड़ के सभी एकाधिकार समाप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि डीपीएसपी का एक ऐसा चेक है, किसने कहा था डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो केटी शाह ने कहा था। तो केटी शाह ने क्या कहा था कि जो डीपीएसपी है, वो एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा करता है। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था डीपीएसपी को, तो डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। और अर्नेस्ट बारकर ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। डीपीएसपी के जो स्रोत हैं, यानी कि डीपीएसपी को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा है, वो किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यदि प्रश्न में डॉक्टर अंबेडकर का नाम हो, तो अनुच्छेद 32 को आत्मा माना जाएगा। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर अनुच्छेद 32 को जो संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें है, जो अनुच्छेद 32 है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना है। ठीक है, सामान्यतः प्रस्तावना को आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। तो प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और N.A. पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और अर्नेस्ट बारकर ने इसे संविधान निर्माताओं के विचारों की एक कुंजी कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है? किस मामले में माना? तो केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो 1973 में हुआ, उसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य के बीच एक केस हुआ 1973 में। उसके द्वारा संविधान का जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग माना गया है। तो किसके द्वारा माना गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में केस हुआ उसके द्वारा। और एक केस हुआ था बेरुवाड़ी मामला, जो 1960 में यह, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। तो 1960 में जो बेरुवाड़ी मामला हुआ उसमें 1960 में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। और इसमें जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी जोड़ा गया, धर्म पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत कैसा अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक और विधिक अधिकार है। तो वैधानिक और विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। और पहले ये कैसा था? तो ये एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो ये कब हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और एक विधिक अधिकार बनाया गया, जो कि आर्टिकल 300A में के तहत एक विधिक अधिकार है, जो कि भाग 12 में है। तो भाग 12 के आर्टिकल 300A के तहत, या एक जो संपत्ति का अधिकार है वो 300A, वो एक विधिक अधिकार बन गया है। और इसमें से जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो अनुच्छेद हटाए गए वो कौन कौन से थे? तो अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को हटाया गया संविधान के से जो संपत्ति का अधिकार है इससे संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।